गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एएसपी कोचिंग जयपुर के अंदर। और आज हम बॉटनी के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एग्रीकल्चर के एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको जब इसका प्रॉब्लम सेशन लेंगे तब समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आते हैं आनुवांशिकता क्या है। इसे हम एक अपने घर के आसपास के ना नॉर्मल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप आनुवांशिकता पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर कुछ एक डिफरेंट शब्दावली को भी पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर वंशागति को पढ़ेंगे, विभिन्नताओं को पढ़ेंगे, ठीक है, आनुवांशिकता को पढ़ेंगे। तो आनुवांशिकता है क्या? अगर हम बायो में बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान में बात कर रहे हैं, तो किसी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को आप क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। अब जो साइंस बैकग्राउंड या विज्ञान वर्ग से नहीं है उन्हें कैसे समझाएं? देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके दादाजी के पास में एक घर था, वो किसको स्थानांतरित हो गया? आपके पिताजी को। आपके पिताजी से वो किसको आ रहा है? आपको आ रहा है। तो ये क्या हो गई? एक आनुवांशिकता है कि भाई वो हमारा क्या है, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ हमारी क्या है, वो जायदाद है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही है। ऐसा ही हम जीवों में भी होता है। हम जीव अपनी जाति की सततता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे ही जीव उत्पन्न करते हैं और उस प्रक्रिया को आप जनन कहते हैं। जनन की प्रक्रिया के अंदर आप अपने गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, जिसे आप किस में पढ़ते हैं? आनुवांशिकता के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। अब आनुवांशिकता में पढ़ने के बाद आपका जो दूसरा टर्म आएगा वो आएगी विभिन्नताएं। यानी कि जब ये जातियां जनन करती है तो इनसे बनने वाले जो जीव होते हैं या जो इनकी संतति होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होती है। जैसे कि मेरी बहन बिल्कुल मेरी जैसी नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स मेरे सेम है बट मेरी बहन मेरी जैसी नहीं है, वो मुझसे भिन्न है। तो हम सभी क्या लेकर आते हैं? विभिन्नताएं भी लेकर आते हैं। इसे एक ऐसे समझिए, जैसे कि आज हमारे पास में क्या होता है ना, घर पे एक सेट टॉप बॉक्स लग जाता है और सेट टॉप बॉक्स से आप जी टीवी, ठीक है, सोनी, सेट मैक्स, ये सब कुछ देख रहे हो। आपके पिताजी के टाइम पर ये बॉक्स नहीं था, ये सेट टॉप बॉक्स नहीं था। अगर उन्हें डिश एंटीना देखना होता था तो एक बड़ी सी छतरी होती थी जिसे वो छत पर लगाते थे और उस छतरी से क्या होता था? जी टीवी, सोनी और ये सब कुछ आते थे। दादाजी के टाइम पे तो ये छतरी भी नहीं थी, वहाँ पे तो एक छोटा सा लंबा सा क्या होता था, एक एंटीना होता था। उस एंटीना से क्या देखते थे? वो टीवी देख रहे थे। तो देखिए, दादाजी के पास में एंटीना था, दादाजी से ये घर पिताजी को आया, आनुवांशिकता हुई और वो उसमें क्या परिवर्तन लेकर आए? उन्होंने डिश टीवी लगा दिया, है नहीं? अब आपके पिताजी से ये घर आपके पास में आया, आनुवांशिकता हुई और आपने यहाँ पर नया कनेक्शन ले लिया सेट टॉप बॉक्स का। डिश से जहाँ पे एंटीना से सिर्फ 2 चैनल DD1 D2 आते थे, डिश से सोनी जी टीवी भी आए और अब सेट टॉप बॉक्स से आपके पास हजारों चैनल से नेटफ्लिक्स, अमेजोन भी आजकल आ गया जिसे आप देख रहे हो, है नहीं है? तो विभिन्नताएं भी आ रही है। ऐसा ही कहाँ होता है? विज्ञान में भी होता है। हमारी प्रकृति रोजाना बदल रही है। अगर हम जीवों को इस अर्थ पर या इस पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना है, अपने जीवन को आगे चलाना है, तो हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हमें भी परिवर्तन करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आज मैं अपने घर के अंदर ये एंटीना लगवा दूं ना, तो मेरे घर के अंदर टीवी एक डब्बे की तरह काम करेगा, कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि आउट फैशन हो चुका है। ठीक है। ऐसे ही साइंस के अंदर है। साइंस को आप अपने डेली लाइफ से क्या कीजिए? जोड़कर देखिए। तो साइंस के अंदर भी है कि आपकी नेचर, आपके आसपास की प्रकृति हर वक्त बदल रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके साथ साथ आपको भी अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, ताकि आप जो आपके परिवर्तन हो रहे हैं उनके अंदर सामंजस्य बिठाकर आपकी जाति जो है वो क्या हो सके? आगे बढ़ सके। जैसे कि हम मनुष्य जाति से, तो मनुष्य जाति को भी धीरे धीरे अपने अंदर क्या लाने पड़ेंगे? परिवर्तन। हालांकि ये परिवर्तन इतने धीरे आते हैं कि हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये परिवर्तन कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसे हम कहाँ पर पढ़ेंगे? आनुवांशिकता के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आनुवांशिकता क्या है। देखिए, आनुवांशिकता क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। ये तो हो गया आनुवांशिकता।
अब हम आते हैं, एक और नया शब्द आएगा जिसे आप कहेंगे वंशागति। इस आनुवांशिकता शब्द को जब आप पढ़ोगे ना इंग्लिश के अंदर, तो इसे बार बार लोग जेनेटिक्स बोल रहे होंगे। तो इसका मतलब है जेनेटिक्स, एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास में शब्द आता है, वो हमारे पास में शब्द आता है वंशागति। मैम ये वंशागति क्या है और आनुवांशिकता और वंशागति में अंतर क्या है? वही वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? वंशागति, जिसके अंदर इंग्लिश में आप कभी कभी लिखा हुआ देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस या वंशागति क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसे आप क्या बोल देंगे? वंशागति। तो मेरे पास में दो शब्दावली क्या हो गई? क्लियर हो गई। एक तो आनुवांशिकता और जेनेटिक्स क्लियर हो गई, और एक वंशागति या फिर क्या क्लियर हो गई? इनहेरिटेंस क्लियर हो गई। अब मेरे पास में एक और तीसरा शब्द और आता है। वो तीसरा शब्द क्या है? विभिन्नताएं। भाई सही बात है, विभिन्नताएं तो आएगी। जनन आप पढ़कर आए हैं, एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? दो जीव, एक नर व मादा के बीच में संयुग्मन की क्रिया के द्वारा क्या होते हैं? नई प्रोजेनी बनती है या नई संतान की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो जब दो अलग अलग जीव, ठीक है, एक नर व मादा समान जाति के, जब एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं? नई संतति को बनाते हैं, तो दो अलग अलग जीवों का बेसिकली जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो क्या हो रहा है? यहाँ पर एक दूसरे के साथ में क्रॉस हो रहा है। दो अलग अलग जीन्स दो अलग अलग जीवों से आ रही है, तो सही बात है, विभिन्नता तो आएगी आएगी। तो आनुवांशिकता को हम सामान्यतः लैंगिक जनन के साथ में पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर हम इसको नहीं देखते, हम लैंगिक जनन की बात करते हैं जब हम आनुवांशिकता चैप्टर को पढ़ते हैं। तो एक और हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है विभिन्नता। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? यह विभिन्नता या वेरिएशन संतति का अपने जनक से कुछ भिन्न लक्षणों का दर्शाना। जैसे कि मैं अपने पापा मम्मी जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ क्या है? चेंजेस है या कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हैं। मेरी बहन वो मुझसे थोड़ी बहुत अलग है या नहीं है? तो हम एक ही जनक से, लेकिन फिर भी अपने अंदर क्या दिखा रहे हैं? अलग अलग कैरेक्टर दिखा रहे हैं, या अलग अलग हमारे अंदर क्या है? चीज़ें हैं। तो वो जो भिन्नताएं हैं उन्हें आप सामान्यतः किस में पढ़ते हैं? वेरिएशन में या फिर विभिन्नता के अंदर पढ़ते हैं। ये लैंगिक जनन के फलस्वरूप होती है, कैसे होती है, क्या होता है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन विभिन्नता क्या है? भिन्न भिन्न लक्षण जो एक ही संतति या जो संतति है वो अपने पेरेंट्स से या फिर भाई बहन जो है वो अपने आपस में दिखा रहे हैं, उसे आप क्या कहते हैं? वेरिएशन यानी कि विभिन्नता बोल देते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में अगर हम आगे चलते हैं तो विभिन्नताएं होती कितने तरह की है। जब हमने आगे की तरफ देखा तो हमें पता चला कि ये विभिन्नताएं जो होती है दो तरीके से हो सकती है। देखते हैं भाई ये दो अलग अलग विभिन्नताएं कौन सी है। एक तो जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हें आप कहते हैं कायिक विभिन्नता। और जो दूसरी होती है
इसे आप लोग बोल देते हैं जननिक विभिन्नता। अगर इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ना तो इसे हम कह देते हैं सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन कि कहीं आपको अगर कायिक विभिन्नता लिखा हुआ नहीं मिले तो आप इसे ऐसे समझ लें, क्योंकि कुछ ऑथर होते हैं जो कि नाम के हेडिंग को ना इंग्लिश में डालना पसंद करते हैं। और जेनेटिक का हो गया जेनेटिक वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कायिक विभिन्नता या सोमैटिक वेरिएशंस क्या है, इसे समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए। आपके संपूर्ण शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जननिक कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका आपके हाथ की कोशिका, आँख की कोशिका, बालों की कोशिका, ठीक है, आपके पेट की कोशिका, ठीक है, आपकी किडनी की गुर्दों की कोशिका, फेफड़ों की कोशिकाएं, ये सब कुछ क्या है, कायिक कोशिकाएं, जो आपके शरीर की वृद्धि के अंदर हेल्प कर रही है। ये अगर विभाजन कर रही है तो इनके नंबर के बढ़ने के साथ साथ आपके जो ऑर्गन है, जैसे कि पेट की कोशिकाएं तो जठर की कोशिका, जठर का आकार बढ़ेगा। ठीक है, बाल की कोशिकाएं क्या कर रही है, विभाजन, तो बालों की लंबाई बढ़ेगी। तो ये कोशिकाएं वो है जो कि आपकी काया को या आपकी बॉडी को क्या कर रही है, एक तरीके से कंट्रोल कर रही है। दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं ना, आप जननिक कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें आप जनन में हेल्प करती हैं, जैसे कि युग्मक। आपने युग्मकों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि जिसमें आपने नर के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर या मादा के अंदर अंडाणु कोशिकाओं के बारे में पढ़ा होगा, है नहीं है? तो ये वो कोशिकाएं हैं जिन्हें आप जननिक कोशिकाएं कहते हैं, जिनके द्वारा नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब अगर ये विभिन्नता कहाँ पर आई है, कायिक कोशिका के अंदर आई है। जैसे कि ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई ऋतिक रोशन के पास में एक और एक्स्ट्रा अंगूठा है, तो अंगूठा क्या हुआ, बॉडी का पार्ट हुआ, कायिक है नहीं। अब कायिक कोशिका में परिवर्तन से वहाँ पे 1 से 2 अंगूठे बन गए। तो इस प्रकार का जो विभिन्नता आएगी वो जाति में ही रहेगी, वो एक से दूसरे में नहीं जाएगी। यानी कि ऋतिक रोशन के जो बेबीज है उसमें जरूरी नहीं कि उनके अंदर भी 6 उंगलियां हो, उनके पास में 5 ही उंगलियां। क्यों? क्योंकि ये जो परिवर्तन था वो उसकी कायिक कोशिका में आया, उसकी जननिक कोशिकाओं के अंदर नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो कायिक विभिन्नता जो होती है वो कायिक कोशिकाओं के फलस्वरूप आती है, और ये एक जाति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं। पर वहीं अगर ये विभिन्नता कहाँ पर आ जाए, जननिक कोशिका में आ जाए, यानी कि युग्मकों के अंदर आ जाए, स्पर्म के अंदर आ जाए, या फिर अंड कोशिका के अंदर आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। कब जाएगी, किस लिए जाएगी, एक बार वो भी देख लीजिए। ये जो आपकी जननिक विभिन्नता है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, जननिक विभिन्नता, ये 2 तरह की हो सकती है। जैसे कैसे हो सकती है, एक तो ये हो सकती है सतत, और एक हो सकती है असतत, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। एक कंटिन्यू है, एक डिसकंटिन्यू है। तो एक सतत है और एक असतत है। सतत का मतलब समझिए, सतत का मतलब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी के अंदर जाएगी। तो ये किस लिए होगा, ये 2 गुणसूत्रों के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा ना, ये एक आपने प्रक्रिया पढ़ी है क्रॉसिंग ओवर की, उसके दौरान होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और जो असतत है वो किसी पीढ़ी के अंदर, किसी पीढ़ी में अचानक से आई हो, किसकी वजह से, उत्परिवर्तन की वजह से। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की वजह से, जो डीएनए था उसमें अचानक से परिवर्तन आ गया, तो किसी एक पीढ़ी में अचानक से कुछ परिवर्तन देख गए। ठीक है, अब वो उसे दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, आए जननिक कोशिकाओं में, अचानक से आए और उसी पीढ़ी के अंदर रह गए। अगर वो उस पीढ़ी के लिए लाभदायक होंगे तो वो एक जाति से दूसरी जाति में जा सकते हैं, और अगर लाभदायक नहीं होंगे तो वो वहीं रह जाएंगे। जैसे किसी एग्जाम्पल समझिए, भेड़ों के एक झुंड के अंदर अचानक से एक ऐसी भेड़ पैदा हुई जिसके पैर बहुत छोटे थे। ऐसा उसमें उत्परिवर्तन की वजह से हुआ, लेकिन ये छोटे पैर वाला गुण एक जाति से दूसरी जाति में नहीं गया, क्योंकि वो भेड़ के लिए लाभदायक नहीं था। क्यों लाभदायक नहीं था? क्योंकि जब शिकारी भेड़ के ऊपर शिकार करता, जैसे शेर कर रहा है या कुत्ते कर रहे हैं शिकार उसके ऊपर, तो तेजी के साथ में भाग नहीं पाती थी, छोटी टांगों के होने की वजह से। तो ये विभिन्नता कैसी होगी, जो उत्परिवर्तन की वजह से आई, असतत हो गई, है या नहीं है? ये सतत भी हो सकती है जब इसे प्रकृति स्वीकारे। कैसे? जैसे कि जिराफ को ले लीजिए। पहले जिराफ की गर्दन ना बहुत छोटी थी, वो घास खाता था। धीरे धीरे घास खत्म होने लगी तो उसने ऊपर लंबे पेड़ों से खाना खाना शुरू किया, जिसके लिए उसने अपनी गर्दन का उपयोग बहुत ज़्यादा किया।
धीरे धीरे उसके गर्दन की लंबाई बढ़ने लगी, जो कि उसके लिए फायदेमंद थी, है नहीं है। तो ऐसा जब क्या आया, परिवर्तन आया, तो वो कैसा रहा, सतत परिवर्तन रहा, जो कि एक से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी पीढ़ी के अंदर जाता चला गया। तो इस तरीके से जो विभिन्नताएं हैं उन्हें मैंने क्या बोला, संतति के अंदर अपने पेरेंट्स से या आपस में होने वाली विभिन्नताओं का विभिन्नता कहते हैं, जो कि दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है कायिक और एक हो सकती है जननिक। कायिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती, जबकि जननिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जननिक विभिन्नताएं दो तरह की हो सकती है, एक सतत और एक असतत। सतत का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार जाएगी, जो कि कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है, और असतत जो कि अचानक से हुए डीएनए परिवर्तन, जिसे आप उत्परिवर्तन या फिर जिसे उत्परिवर्तन शब्द पता नहीं है वो इसे म्यूटेशन से भी याद कर सकता है, जो म्यूटेशन से आई हो। तो इसे आप बेसिकली क्या कहते हैं, जननिक विभिन्नता। अब मैम आनुवांशिक चैप्टर है, ये सब कुछ चीज़ें आप हमें बता रहे हैं आनुवांशिकता के बारे में, कौन लेकर आया इसे, किसी दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा अपने सर पर बोझ लिया कि भाई ऐसा क्या है। हमने तो कभी नहीं सोचा अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि हम अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग हैं, या ऐसा क्या है कि इंसान के इंसान ही पैदा होता है, या फिर डॉग के डॉग का ही बर्थ हो रहा है, ऐसा क्या है। हमने तो अपने दिमाग पे कौन इतना जोर कभी नहीं डाला। लेकिन वो कौन महान व्यक्ति थे जिन्होंने इन चीज़ों के लिए काम किया, जिन्होंने आनुवांशिकता पे काम किया, तो उन महान व्यक्ति का नाम था मेंडल। तो आनुवांशिकता का जनक जिन्हें बोला गया वो था मेंडल। तो आनुवांशिकता के जनक जनक कौन है, मेंडल, और इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए भाई, ये इनका नाम था। कब इनका जन्म हुआ और कहाँ जन्म हुआ, तो इनका जन्म 20 जुलाई 1822 में हुआ। जिस स्थान पर हुआ वो एक यूरोपियन देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया देश में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। मेंडल जो थे वो एक गरीब परिवार से थे और उनके घर में बहुत सारे क्या थे, भाई बहन थे, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने वहीं ऑस्ट्रिया के अंदर यूनिवर्सिटी से अपना क्या किया, अपनी स्टडीज़ को पूरा किया। स्टडी करते करते धीरे धीरे जो दुनिया की मोह माया थी ना, उससे उनका मन उठ गया ना। उन्होंने शादी करी, भाई मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे नहीं जाना रिश्तेदारों में इसमें। और वो क्या हुए, चर्च के अंदर क्या बन गए, मॉन्क बन गए। मॉन्क जैसे पादरी होते वैसे क्या बने, मॉन्क बने। अब चर्च के अंदर जहाँ पर वो क्या बने, मॉन्क बने, ठीक है, उस चर्च के पास में ही क्या था, एक छोटा सा गार्डन था, बाग था। अब उन्होंने देखा कि इस बाग के अंदर जो पौधे उगते थे या तो वो बड़े ही होते थे या छोटे ही होते थे, है नहीं। लेकिन जबकि हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि लोग सिर्फ 8 फीट के हैं या फिर 4 फीट के ही हैं, 7 फीट के भी है, 6 फीट के भी है, 5 फीट के भी है। तो उनको ऐसा लगा कि यार कि क्या चीज़ है, ऐसा क्या है कि ना ऑर्गेनिजम्स ऐसे आ रहे हैं। मेरे यहाँ पर ना मटर के पौधा उग रहा है, तो मेरे मटर के पौधे में एक में तो क्या होता है, बैंगनी रंग का फूल उगता है, तो एक जो दूसरा पौधा है उसके अंदर मेरे यहाँ पर कौन से रंग का, सफ़ेद रंग का फ्लावर उग रहा है, ठीक है, सफ़ेद रंग का फ्लावर भी है। तो ये ऐसा क्यों है, कुछ मिला जुला क्यों नहीं आता, कोई हल्के नीले रंग का क्यों नहीं आ जाता, या तो नीले रंग के ही क्यों आते हैं या सफ़ेद रंग के क्यों आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो उनके दिमाग में घूमने लगे और उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो इन सारे सवालों का आंसर निकाल के रहूँगा। और उन्होंने किसको शुरू किया, अपने बहुत सारे प्रयोगों को प्रारंभ किया और बहुत सारे रिजल्ट्स उन्होंने निकाले। ये रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि जो आगे जाकर आनुवांशिकता के लिए प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत बड़ी सहायता लेकर आए। लेकिन बेचारे मेंडल की खुद की साथ में इतना अच्छा नहीं हुआ। मेंडल अपना काम करते रहे, लेकिन किसी ने उनको काम को नहीं पहचाना। बेचारे इस काम को करते करते वो क्या हो गए, मृत्यु लोक को भी चले गए और उनको अपने काम का यश नहीं मिल पाया, कभी उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया गया और वो ऐसे ही मर गए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेंडल के इतने ज़्यादा असफल होने के कारण क्या क्या रहे होंगे। तो पहली बात तो ये था कि मेंडल अपना जो भी काम करते थे ना, वो जिस जगह रहते थे ब्रुन शहर के अंदर, उसकी जो लोकल पत्रिका थी ना उसी में उसे छपवाते थे।
उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक पत्रिकाएं भी चलती थी जिसमें उन्होंने कभी भी अपने कार्य को नहीं छपवाया। तो लोकल लोगों के अंदर जरूर थोड़े सारे वैज्ञानिक भी होंगे, कोई व्यापारी भी थे होगा, ठीक है, कोई कुछ और भी पेशा करता होगा, तो उसे क्या मतलब विज्ञान से, तो उनका काम इतना ज़्यादा लोगों के सामने ही नहीं आ पाया। दूसरा रीज़न क्या था, लोग कहीं पर भी आनुवांशिकता को, यानी कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं, इसको जानने में कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि हम कैसे आए इस दुनिया में, भाई ब्रह्मांड कैसे बना है, ये दुनिया कैसे बनी है। और उस दौरान इस पर काम कर रहे थे डार्विन नाम के वैज्ञानिक। डार्विन उस टाइम पे नए 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 तरीके लोगों को बता रहे थे कि हमारी जीवन की उत्पत्ति इस तरीके से हुई, पृथ्वी ऐसे बनी है, जल ऐसे आया है, सूर्य ऐसे है, हम यहाँ पर क्यों सस्टेन कर रहे हैं, कुछ जातियाँ क्यों विलुप्त हो गई है, कुछ जातियाँ क्यों आगे जा रही है। वो उनके लिए नए नए वो लेकर प्रयोग करते और उन्हें अच्छी से अच्छी पत्रिकाओं में, जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएँ थी जो कि लोगों तक आसानी से पहुँचती थी, एक बड़े समूह को कंप्लीट करती थी, उसमें देते थे। तो लोगों का ध्यान जो था वो डार्विन की तरफ था और मेंडल की तरफ नहीं था। और इस तरीके से 1864 के अंदर मेंडल की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब मेंडल की डेथ के बाद में उनकी 16 साल बाद, उनके मरने के 16 साल बाद में 3 साइंटिस्ट या 3 वैज्ञानिक आए, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगी। कॉरेंस थे, ठीक है, ह्यूडोवरिस थे, टिशरमक थे। इन साइंटिस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। 16 साल बाद इन्होंने मेंडल के कार्य को फिर से देखा, उस पर फिर से प्रयोग करे और उन्होंने पाया कि सही बात है, मेंडल ने जो नियम दिए थे वो बिल्कुल बिल्कुल सही थे। और मेंडल को अपने काम के लिए जो प्रोत्साहन या अपने काम के लिए जो पहचान थी वो 16 साल बाद मिली। तो ये तो हो गई हमारे मेंडल के बारे में बातें। लेकिन हम आनुवांशिकता को पढ़ें, हम मेंडल के बारे में पढ़ें, उससे पहले कुछ शब्दावली है जिन्हें हमें बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम शब्दों का अर्थ जान जाएंगे तो हम आनुवांशिकता को बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। इन शब्दावली को जानना आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहला शब्द जो मैं लेने वाली हूँ, उसे इंग्लिश और हिंदी में एक ही शब्द बोला जाता है और इसे आप बोलते हैं जीन। सबसे पहला शब्द, जब आनुवांशिकता आता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला शब्द ही क्या आता है, जीन। अब जब मैं किसी बच्चे से जीन पूछती हूँ ना, तो वो मुझे क्या जवाब देता है, डीएनए पे कहीं एक छोटा सा आकार होता होगा जो हमारे लक्षणों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन। नहीं, बिल्कुल नहीं है। डीएनए का कोई खंड जब आपकी किसी प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि आपके बालों का बाल कैसे होंगे, रंग भूरा होगा, काला होगा या सफ़ेद होगा, आपके बाल जो घुंघराले होंगे, सीधे होंगे, तो इस तरीके से जो भिन्न भिन्न लक्षणों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या उन्हें धारण कर रहा है आपस में, वो क्या कहलाता है, जीन। तो जीन बेसिकली क्या है, डीएनए का वह खंड जो किसी लक्षण को धारण करता है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो उसे आप सामान्यतः क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्योंकि डीएनए जो होता है ना, आप जो भी है, जो भी आपकी संरचना है ना, वो प्रोटीन की वजह से है। कौन सी प्रोटीन क्या संरचना बना रही है, उसके लिए कोड डीएनए ही देता है। और वो डीएनए का वो भाग जो किसी प्रोटीन को बनाने के लिए कोड दे रहा है, उसे ही आप क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आई, जीन। जीन के बाद में जो दूसरा शब्द आता है वो आता है एलील। एलील शब्द क्या है, एक जीन के एक से ज्यादा वैकल्पिक रूपों को आप क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं। फिर से मैं बोल रही हूं, किसी जीन के एक से अधिक वैकल्पिक रूप। ठीक है, वैकल्पिक रूप कैसे, जैसे समझिए, लंबाई क्या हो गई, जीन हो गई। ठीक है भाई, लंबाई क्या होगी, लंबाई के लिए एक जीन होगी। अब व्यक्ति जो है वो लंबा भी हो सकता है या बौना भी, तो ये लंबाई के 2 वैकल्पिक रूप हो गए कि या तो वो लंबा होगा या वो कैसा होगा, बौना होगा। तो उन वैकल्पिक रूपों को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, जीन। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप, ठीक है,
ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका, जीन हो गया। अब आपके पास ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी ब्लड हो सकता है, ओ। तो ये क्या हो गए, उसके भिन्न भिन्न वैकल्पिक रूप हो गए, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, एलील। तो एलील क्या है, बेसिकली एक जीन के वैकल्पिक रूप जो कि दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि मैं लंबाई के लिए बोला, दो थे, लंबा या बौना। और जब मैंने ब्लड ग्रुप का लिया तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप बता दिए मैंने। यानी कि एक जीन के 2 से ज़्यादा भी वैकल्पिक रूप हो सकते हैं। हमारे स्किन का कलर, त्वचा का रंग गेहुआ भी हो सकता है, ठीक है, गोरा यानी कि साफ भी हो सकता है, थोड़ा सा सांवला भी जिसे आप कहते हैं वो भी हो सकता है। तो भिन्न भिन्न हो गए ना स्किन के अंदर भी। तो जब एक जीन के एक से अधिक वैकल्पिक रूप हो तो उसे आप क्या बोल देते हैं, एलील बोल देते हैं, है नहीं। अब इस जीन को हम लिखने में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए लिखने में आप कैसे दर्शाएंगे। जैसे कि मैं लंबाई की बात कर रही हूँ तो मैं लंबाई में दिखाऊंगी इसे टी से, ठीक है। कैपिटल का मतलब है मैं उसका, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं लंबाई ले रही हूँ, तो लंबाई की अगर जीन में ले रही हूँ हाइट की, तो या तो कोई पर्सन क्या होगा, लंबा होगा, या फिर क्या होगा, बौना होगा। तो मैं इसे कैपिटल यानी कि और इसे स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क्या करूँगी, रिप्रेजेंट करूँगी। कैसे रिप्रेजेंट करने वाली हूँ ये मैं आगे आपको बताऊँगी, ठीक है। अब देखिए आगे और कौन कौन से हमारे पास में शब्द है, तो देखते हैं हम। एक शब्द जो हमारे पास में आता है वो आता है हमारे पास में समयुग्मकी। जिसे आप क्या बोल सकते हैं, होमोजाइगस। समयुग्मकी या फिर होमोजाइगस को समझिए। देखिए मेंडल को जीन वीन शब्द पता नहीं था, वो तो बोलता था कारक, कि कोई कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ये कारक ही है जो क्या कर रहे हैं, आनुवांशिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जीन शब्द नहीं था, जीन शब्द तो बाद में जॉनसन ने दिया, वो एक हम अलग बात पढ़ेंगे, तब तक जीन शब्द नहीं था। तो समयुग्मकी क्या है, समयुग्मकी का मतलब है जब किसी लक्षण के दोनों ही कारक क्या हो, समान हो। दोनों युग्मक की क्या हो, जब किसी लक्षण के दोनों युग्मक क्या हो या किसी लक्षण के कारक जो हैं वो क्या हो, समान हो, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। तो जैसे कि किसी कारक, यहाँ पे जीन शब्द नहीं यूज हुआ था तब तक, कारक, किसी कारक के जब दोनों युग्मक क्या हो, समान हो। जैसे कि लंबाई का एक कारक क्या हो सकता है, लंबा होना, और एक हो सकता है बौना होना। तो जैसे कि मान लो ये लंबा है तो दोनों कारक ही क्या है, समान है, और ये क्या है, दोनों ही बौनेपन के लिए है नहीं भाई। हम सब क्या है, द्विगुणित है ना, तो द्विगुणित के अंदर एक अगुणित मिलके क्या बनाए, द्विगुणित। तो जब दोनों ही क्या हो, समान हो, ठीक है। ये स्मॉल टी है, कैपिटल टी है। तो इस अवस्था को आप होमोजाइगस अवस्था कहेंगे। होमोजाइगस अवस्था में बनने वाली जो संततियां होंगी ना, वो अपने पेरेंट्स के समलक्षणी होगी, बिल्कुल समान लक्षणों के साथ में पैदा होगी, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आया होगा। विषम युग्म की देखिए, जिसे आप क्या कह सकते हैं, हेट्रोजाइगस। विषम युग्मकी में क्या होते हैं, किसी कारक के दोनों युग्म की क्या हो, जब असमान हो, किसी कारक के दोनों युग्मक असमान हो। जैसे कि देखिए, तो जब ये अपने अंदर युग्मक बनाएगा तो एक टी प्रकार का स्मॉल टी और एक कैपिटल टी प्रकार का युग्मक बनेगा। ये जब युग्मक बनाएगा तो दोनों ही कैपिटल टी और दोनों ही स्मॉल टी के बनेंगे। एक और हम देखते हैं जो कि एक नया वर्ड है, जो हो सकता है आपको किसी ने नहीं बताया हो। ये आता है आपके पास में अर्ध युग्मकी। अर्ध
युग्मकी। अर्धयुग्मकी को आप इंग्लिश में अगर देखेंगे कहीं पर, क्योंकि अर्धयुग्मकी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑथर भी इसमें हेमीजाइगस ही लिख देते हैं। तो अर्धयुग्मकी का मतलब क्या है? जब किसी कारक के दोनों युग्मक भिन्न हो, समान और असमान की बात ही नहीं कर रहे हैं, भिन्न ही है, तब उसे आप किस में पढ़ेंगे? अर्धयुग्मकी में। जब किसी कारक के दोनों युग्मक भिन्न हो, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ नर में देखा जाता है। नर में जननी कोशिकाएं जो होती ना, वो किस प्रकार की होती है? एक्स और वाई प्रकार की, जबकि मादा में एक्स एक्स होती है और नर में क्या होती है? एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पर एक्स अलग चीज है, वाई कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स नहीं लिया, यहाँ पे दोनों ही युग्मक अलग अलग बनेंगे, एक एक्स प्रकार के स्पर्म्स बनेंगे और एक वाई प्रकार के बनेंगे, ठीक है। तो इन्हें आप क्या कहेंगे? अर्धयुग्मकी या फिर हेमीजाइगस। चलिए अब देखिए, एक और टर्म जो आती है वो आती है प्रभावी गुण या प्रभावी पीढ़ी। संतति जब पैदा हो तो वो जिस गुण को अपने अंदर क्या कर रही है? शो कर रही है, जिस गुण को वो दिखा रही है वो तो उसका प्रभावी गुण होगा, और जो छुपा हुआ रह जाएगा वो अप्रभावी होगा। जैसे कि मान लेते हैं भाई, मेरे पिताजी के जो बाल थे वो काले थे और मेरी माताजी के बाल सफ़ेद थे, मेरे बाल काले हैं, तो ये क्या हुआ? यानी कि मेरे अंदर जीन तो मेरे पिताजी से काले बाल की भी आई और मदर से पिताजी सफ़ेद बालों की और माताजी से काले बालों की जीन आई, लेकिन मैंने किसको शो किया है? काले बालों की। तो काले बालों की जो जीन है वो सफ़ेद बालों की जीन के ऊपर क्या रही? प्रभावी रही, जिसने अपने आप को शो किया। तो कोई कारक या कोई लक्षण जब किसी पीढ़ी में अपने आप को शो कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, तो उसे आप क्या कहते हैं? प्रभावी गुण कहते हैं, ठीक है। और जो अपने आप को नहीं दर्शा रहा होगा उसे आप क्या कह देंगे? अप्रभावी गुण कह देंगे। अप्रभावी गुण क्या होगा? जो अपने आप को नहीं दर्शाएगा। तो इंग्लिश में प्रभावी गुण को जो प्रभावी गुण होता है इसे आप बेसिकली क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो अप्रभावी होता है ना, इसे आप लोग क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास में एक शब्दावली क्या हो गई है? पूरी हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने कैसे अपने प्रयोग किए, उन्होंने किस पादप को चुना, और जिस पादप को चुना, जैसे कि मटर के पादप को चुना तो मटर के पादप को ही क्यों चुना, या फिर और वैज्ञानिकों ने भी उस टाइम पे काम किए होंगे, वो इतने सफल क्यों नहीं हुए जितना कि मेंडल सफल हुए, और उन्हें क्या क्या मेंडल के नियम दिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज यहीं तक, थैंक यू।